यह हिंदी साहित्य में बिल्कुल दुर्लभ है। मुक्तिबोध की एक पंक्ति है ना, वो रस मर्मज्ञाओं की सेना किंतु डंक सतत तैयार, वही थे वाह। बाबा। रस मर्मज्ञाओं की सेना किंतु डंक सतत तैयार। तो पटना में जब भी आते थे तो उनसे मिलने का सौभाग्य मिलता था। उन दिनों मैं किशोर वय का था। तो एक बात, एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा मैं। आम के दिन थे वो, और आपको पता ही होगा कि हमारा बिहार आम के लिए मशहूर है। वहां के आमों के लिए ही निराला ने लिखा होगा ना, आमों की सुगंधी से भर आए हैं वैदेशिक जन घर। वाह। तो वैदेशिक जन को घर ले आने वाले आम हमारे यहाँ होते हैं। हम यहाँ बसने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे श्रीमती जी को आम का अभाव अभी तक हो रहा है, पटना वाला आम नहीं मिल रहा है। तो वही बाबा, एक कार्यक्रम था उसमें हम लोग को जाना था, और ये हम लोग मिले ज्ञानपति हिंदी के वरिष्ठ कवि है उनके घर पे। तो बाबा के लिए आम मंगवाया गया, और वो चुक्कू माली आंगन, वो कमरे के बाहर की जो जगह होती है वहां वो चुक्कू माली बैठ गए, और जिस प्रेम से आम खाया उन्होंने, वो आम खाना मैं भूल नहीं सकता हूँ। मतलब वो सिर्फ मुंह से, जीभ से, दांतों से नहीं खा रहे थे, अपनी दाढ़ी से भी आम खा रहे थे, अपनी आंखों से भी, अपनी बरौनियों से भी आम खा रहे थे। और मुझे लगा कि वो बाबा क्या तृप्त होंगे, वो पेड़ जहां से आम आएगा वही तृप्त हो गया होगा। वाह। ये अद्भुत, मतलब ये जीवन को किस तरह से जिया जाता है, यह सीखने वाली बात है। जी। तो फिर हुआ कि हम लोग कई जने थे, तो वहां से रिक्शा से गांधी मैदान जाना था। वहां श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में वामपंथ का कोई कार्यक्रम था। तो जोड़ी बनाई गई, तो मुझे बाबा के साथ बैठा दिया गया। तो उन दिनों किशोर वय का था, तो थोड़ा ज्ञान बघाड़ने का शौक थोड़ा अधिक ही रहता है। तो मैं बाबा से बहस में उलझ गया। याद, अब बहस का डिटेल तो याद, वो डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन अच्छी खासी बहस में मैं उनसे उलझ गया। तो थोड़ा बहुत जवाब वो शुरू में देते रहे, लेकिन फिर वो अंत में उन्होंने रिक्शा वाले को कहा, गया रिक्शा रोको। और उन्होंने कहा तुम उतरो तो वहां से उन्होंने उतार दिया। तो फिर पैदल मुझे आना पड़ा। तो ये फिर उसके बाद शाम में वहीं पर मुलाकात हुई। तो उसके बाद उन्होंने अपने हथेली में मेरे ठुड्डी को लिया, और यह समझ लिए वैसा ही था कि जैसे मूर्तिकार कोई अनगढ़ मूर्ति को बना रहा हो, मैं पूरा निर्मित नहीं हो। उन्होंने प्रेम से भर करके जैसे वो मुझे निर्मित कर रहे हो, वो स्पर्श, वो प्रेम मैं भूल नहीं पाता हूँ। इस तरह से उन्होंने प्यार किया। इतने ऐसे ये महान लोग थे। तो बहरहाल बाबा को इसी बहाने बाबा को स्मरण करने का अवसर मिला। तो एक अंत में एक छोटी सी कविता है जी। काला हाड़ी पर, वो सीरीज की मतलब 6-7 कविताएं मैंने लिखी थी। तो उसी सीरीज की एक, या बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अनुमति दे तो, चूंकि पहली और छठी में सुना देता हूँ। जी 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 जरूर। क्रम बन जाएगा इससे। जी जी तो जरूर। कालाहाड़ी उस समय में एक प्रतीक था दुर्भिक्ष का, अकाल का, अभाव का। तो बस दो छोटे छोटे बंद है, उसको मैं सुना लूं। पहला बंद है, कालाहाड़ी एक। कैसा अभागा नाम है यह कालाहाड़ी, कैसा अभागा नाम है यह कालाहाड़ी, सुनते ही उदर में फैल जाता है अकाल, सुनते ही उदर में फैल जाता है अकाल, जैसे खाया न हो कई दिनों से, कई दिनों से नसीब न हुआ हो पीने का पानी। कालाहाड़ी पर यहाँ हाड़ी पर तो चढ़ी नहीं, कालाहाड़ी पर यहाँ हाड़ी पर तो चढ़ी ही नहीं है चूल्हे की कालिक। कालाहाड़ी पर यहाँ हाड़ी पर तो चढ़ी ही नहीं है चूल्हे की कालिक, वह तो न जाने कब से कोने में अवधि पड़ी हुई है, श्राद्ध में मुड़वाए गए सिर की तरह। वह तो न जाने कब से कोने में अवधि पड़ी हुई है, श्राद्ध में मुड़वाए गए सिर की तरह। वाह क्या आखिर में
छठा है, ये कथा मतलब ये लोग अकाल से बचने के लिए सब कुछ अपने कुछ भी बेच देते थे, अपनी संतानों को बेचने का यह एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। अकल्पनीय है जो जो अमानवीय स्थिति हो जाती थी। तो यह उसी प्रसंग पर है। गालाड़ी 6, मुट्ठी भर भात और थोड़ा सा झोर के, मुट्ठी भर भात और थोड़ा सा झोर के पेट में जाते ही वापस लौटने लगती है इंसानियत। मुट्ठी भर भात और थोड़ा सा झोर के पेट में जाते ही वापस लौटने लगती है इंसानियत। हर कौर के साथ, हर कौर के साथ थाली में जो जगह खाली होती है, हर कौर के साथ थाली में जो जगह खाली होती है, झलकता है वहां हर कौर के साथ थाली में जो जगह खाली होती है, झलकता है वहां बेच दी गई बिटिया का चेहरा। झलकता है वहां बेच दी गई बिटिया का चेहरा। बकरियां, पुरखों की निशानियां। हर कौर के साथ थाली में जो जगह खाली होती है, झलकता है वहां बेच दी गई बिटिया का चेहरा। बकरियां, पुरखों की निशानियां। पानी की घूंट से, पानी की घूंट से कंठ नहीं भीगती है आंखें। पानी की घूंट से कंठ नहीं अंत नहीं। भीगती है आंखें। बहुत 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 ही बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत बढ़िया सर। ये कविता, नहीं नहीं, ये कविता अंतिम नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब आंखें भर देने वाली कविता है। आप इंद्रधनुष पढ़ें, उसके बाद हम फिर लोगों के सवाल लेते हैं। तो ठीक ठीक। इतनी अच्छे सत्र का अंत दुखांत नहीं होना चाहिए। तो एक ये पढ़ देता हूँ मैं, वो भी अलग मिजाज की होगी। जी मैं भुट्टा कविता पढ़ दूं क्या? जी जी जी, वो भी बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। अभी तो यहाँ हैदराबाद में भुट्टा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को पढ़ें। या दोनों पढ़ देता हूँ, दोनों छोटी कविताएं हाँ हैं। जी 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 जी, जरूर पढ़ें। भुट्टा खा के हम लोग अर्थ करेंगे। जी ये भी एक छोटी सी कविता है, इंद्रधनुष। या इस मतलब आजकल बहुत चर्चा में है, उन दोनों भी था स्त्री विमर्श। लेकिन एक कवि इसको किस तरह से देखता है, किस तरह से इसको एक्सप्लोर करता है। जी शीर्षक है इंद्रधनुष। एक स्त्री खींचती है घर भर के कपड़े, किस्म किस्म के रंग बिरंगे कपड़े। रंगों के बारे में वैधानिक चेतावनी को अनसुना कर, रंगों के बारे में वैधानिक चेतावनी को अनसुना कर धूप में पसार देती है उन्हें सूखने। सूर्य उसके कपड़े सुखाने के बहाने चुरा लेता है उसके कपड़ों से थोड़ा थोड़ा रंग हर रोज। सूर्य उसके कपड़े सुखाने के बहाने चुरा लेता है उसके कपड़ों से थोड़ा थोड़ा रंग हर रोज। रोज रोज बदरंग होते जाते हैं उसके कपड़े। सूर्य उसके कपड़े सुखाने के बहाने चुरा लेता है उसके कपड़ों से थोड़ा थोड़ा रंग हर रोज। रोज रोज बदरंग होते जाते हैं उसके कपड़े। परेशान स्त्री खोए हुए रंग ढूंढती है। परेशान स्त्री खोए हुए रंग ढूंढती है। खोए हुए रंग ढूंढती हुई वह इंद्रधनुष के बारे में नहीं सोचती है कभी। परेशान स्त्री खोए हुए रंग ढूंढती है। खोए हुए रंग ढूंढती हुई वह इंद्रधनुष के बारे में नहीं सोचती है कभी। कैसे रंग ट्रांसफॉर्म होते हैं, वाह बहुत बढ़िया।
चलिए, एक छोटी सी कविता है ये, जी। भुट्टा। कविता का शीर्षक ही है भुट्टा। जी। भुट्टे मुझे बेहद पसंद हैं, भुट्टे मुझे बेहद पसंद हैं। सड़क किनारे चूल्हे की आंच पर सिकते भुट्टे जीभ पकड़कर खींच लेते हैं मुझे अपने पास। सड़क किनारे चूल्हे की आंच पर सिकते भुट्टे जीभ पकड़कर खींच लेते हैं मुझे अपने पास। हाथों में कितनी गर्मजोशी से आते हैं वे, अपने ही हाथों में कितनी गर्मजोशी से आते हैं वे, अपने ही पत्तलों पर नमक, हरी मिर्च, स्वाद की काली धारियों और खुशबुओं के अपने प्रभामंडल के साथ। कोई कोई भुट्टा तो इतना खिच्चा कि दानों को उंगलियों से छुड़ाते हुए लगता है मानो छू रहा हूं किसान की देह पर पसीने की बूंदे। कोई कोई भुट्टा तो इतना खिच्चा कि दानों को उंगलियों से छुड़ाते हुए लगता है मानो छू रहा हूं किसान की देह पर पसीने की बूंदे। भुट्टा खाने के बाद नियम से नहीं पीता हूं पानी, नियम से तोड़कर उसे सूंघता हूं। पता नहीं किसने बनाए ये नियम और इनके क्या फायदे हैं। पर मेरी इस आदत से कुछ दोस्त परेशान रहते हैं, मुझे समझाते हैं कि इन चूल्हों का कोयला मसान घाट से सस्ते में लाया हुआ होता है। पर मैं अवश्य खा ही लेता हूं भुट्टे, पर मैं अवश्य खा ही लेता हूं भुट्टे सड़क किनारे औघड़ की तरह। पर मैं अवश्य खा ही लेता हूं भुट्टे सड़क किनारे औघड़ की तरह। बहुत लाजवाब। चलिए, आप लोग ने बहुत बढ़िया सर। और अब हम इससे पहले कि हम अध्यक्ष जी के पास पहुंचे, बाकी लोगों की टिप्पणियां ले लेते हैं। कुछ सवाल हो, कुछ आप जानना चाहें, कुछ आपकी टिप्पणियां हो, आप सबका स्वागत है। और फिर हम अध्यक्ष जी के पास पहुंचे। जी जी सुनीता जी। एक मिनट, सुनीता जी का सवाल है। जी सुनीता जी। सुनीता जी, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। एक मिनट, ईयरफोन लगा लेती। अभी आ रही है, अभी ठीक है जी। अब ठीक आ रही है जी। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई। एक तो चारुकेशी ने भावुक कर दिया, और मैंने आंखों से ऐसा होता हुआ देखा है किसी को, तो ऐसा लगा कि जीवन के इतने करीब की कविता है। और जो पहली कविता थी बसना, कैसे आदमी कहाँ से आकर बसता है, धीरे धीरे क्या होता है, तब मुझे ऐसा याद आया जब मेरा विवाह हुआ था। कलकत्ता से हैदराबाद में आकर बसना, एकदम अलग माहौल। हैदराबाद तब 50 साल पहले छोटा सा टाउन हुआ करता था, और हम कलकत्ता से आए थे, तो इतना परिवर्तन, इतनी अलग तरह की चीजें, आपने जो जो उसमें वर्णन किया, वो लग रहा था कि मैं कभी कहना चाहती थी शायद। तो आपकी ये दो कविताएं मुझसे जुड़ गई, और चारुकेशी को तो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। विनोद भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं भी जी सवाल जी जी, स्वागत है सर। हाँ, तो सर आज की ये कविता आपकी काफी दिल को छू गई। जैसे कि काला हांडी हो, और जो दूसरी आपने कविताएं आपने प्रस्तुत की जी, वो वास्तव में बहुत मार्मिक और अपने विषय से जुड़ी हुई थी, और हम सबको सुन करके काफी जो है आनंद आया।
मेरा जी एक सवाल था जी कि ये कहा जाता है कि गद्य से अधिक जो है पद्य जो है लिखना ये कठिन है, तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? आपका कोई और विचार इस संबंध से? नहीं, गद्य से पद्य लिखना मतलब दोनों अलग अलग थोड़ी विधाएं हैं, और मेरे लिए तो गद्य लिखना ही अधिक मुश्किल है। एक बार का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं संगीत से भी हूँ, तो काफी पहले की बात है। तो संगीत ठुमरी पर एक आयोजन हुआ, तो वहाँ के संपादक आलोक श्रीवास्तव बड़े पत्रकार हैं, तो उन्होंने मुझे पकड़ा कि आप भाई इसकी रिपोर्टिंग आप ही कर दो। तो गद्य लिखने में जो परेशानी मुझे हुई कि वो सारा अखबार रुका रहता था, जोड़ के मैं लिख रहा हूँ, तो बोले कि सर अब खत्म कीजिए, नहीं तो अखबार में तक सवेरे नहीं लोगों को मिलेगा। तो एक अलग किस्म का मन मिजाज होता है। आप अच्छा गद्य जो होता है, कहते हैं ना कि एक तो मन मिजाज होता है, मैं चाह करके भी बहुत अच्छा गद्य नहीं लिख पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं अच्छा गद्य लिख पाऊंगा। गद्य एक अलग विधा है, और उसमें भी महारत हासिल करने के लिए आपके पास हुनर होना चाहिए। कितने बड़े बड़े गद्यकार हिंदी में ही हुए हैं। तो एक मन मिजाज है, एक अभ्यास है, तो उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। आप कविता में आपने अभ्यास किया है, तो अब बहुत सारे लोग हैं गद्य पद्य में समाभ्यस्त। निराला ने कहा है ना, अब निराला जैसे तो महान सदियों में एक होने वाली प्रतिभा है, जो उनका गद्य है वही उनका पद है। लेकिन हम लोग जैसे छोटे लोगों के लिए किसी एक विधा में भी थोड़ा बहुत 2-4-5 बूंदे जोड़ देना भी बहुत मुश्किल का काम है। तो मुझे लगता है कि उसका अभ्यास, उसमें निरंतर जीते रहना। जैसे स्पेशलाइजेशन की बात आप करें, आज आप डॉक्टर के पास जाएं तो बाईं आंख का डॉक्टर अलग होता है, दाईं आंख का अलग होता है। तो ऐसा स्पेशलाइजेशन है, तो आपको वही करना पड़ेगा। इतना गद्य लिखना आसान नहीं है, लेकिन कवियों को भी गद्य लिखना चाहिए, अभ्यास के लिए भी ये अच्छी बात है। आप गद्य लिखेंगे तो भाषा की एक समझ आप विकसित करेंगे। आप बहुत सारी संज्ञाओं से परिचित होते हैं। कविताओं में बहुत कम संज्ञाओं से आप काम चला लेते हैं, गद्य में आपको बहुत सारी संज्ञा, बहुत सारे नाम आपको जानने होते हैं, तो आपका विस्तार होता है। तो गद्य अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गद्य लिखना आसान नहीं है। जी। अच्छा गद्य लिखना, सफल गद्य लिखना, आप देखिए प्रेमचंद को देखिए, निर्मल वर्मा को पढ़िए, एक से एक गद्यकार हमारे हिंदी में हुए हैं। रेणु जी का गद्य, रामचंद्र शुक्ल का गद्य देखिए, तो गद्य की तो एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। जी, और कोई सवाल टिप्पणी? जी सुषमा जी। जी, आदरणीय चंदन प्रसाद जी, जी अरे आपकी कविताएं चित्रलिखित सी थी पूरी। आप जो बोल रहे थे, आंखों में चित्र आता जा रहा था। जी। और चारुकेशी के बारे में मैं क्या कहूँ, पहला लॉकडाउन हुआ था, उस समय मेरे घर में मुझे संदेह हुआ था कि शायद मुझे कैंसर है। लॉकडाउन जैसे ही खुला, हॉस्पिटल खुले, मुझे डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है। अरे, और ये हो गए 5.5-6 साल हो रहे हैं। जी। तो वो आप समझ सकते हैं, आप जो बोल रहे थे मैं भोग चुकी हूँ, और फिर से वही मेरी आंखों के सामने आ रहा था। जी चलिए, वो कविता तो आप ही को समर्पित है। जी, तो मुझे वही है कि जैसा आप बोल रहे थे वैसा ही बीतता है, और जनरली सबके साथ ही ऐसा ही बीतता है, ये रोग ही ऐसा होता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कविताएं सुनने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी मधु जी। जी। हाँ, मैं कविता की ज़्यादा फोटो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन चंदन दास जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि मैडम वो देखिए, वो
चंदन दास तो गजल गाने वाले अलग हैं, वो मैं चंदन सिंह हूँ। हाँ, म्यूजिक वाले हैं ना, इसलिए चंदन दास जी भी चलेगा। हाँ, आप म्यूजिक में भी तो है ना। जी जी लेकिन सभी कविताओं के बारे में मैं नहीं कह सकती, बहुत हृदय को छूने वाली रही। लेकिन एक इंद्रधनुष का राज जरूर आज आपने खोला कि हम उसको सूरज का चमत्कार समझते थे, लेकिन अब हमें अपने कपड़े धूप में सुखाने में थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और मैं सोची आपकी कविताएं बहुत बढ़िया थी, दिल को छूने वाली, पर मुझे लगा अगर आप कहीं कहीं थोड़ा उसमें व्यंग भी डालते तो बहुत अच्छा लगता। जी व्यंग जैसे आपने बहुत कहीं कहीं आपने किया है, जैसे काला हांडी वाले में या किसी में, उसमें हल्का व्यंग मुझे लगा कि होता तो कविता बहुत ही खूबसूरत रही है। जी जी जी, सही बात। जी जी, बहुत सुंदर है। और इंद्रधनुष कविता बहुत अच्छी लगी। आशा जी, आप मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। इतनी सारी कविताओं। हाँ, नहीं देखिए, ये मैडम जो है, एक सेकंड मैं इस पे एक टिप्पणी छोटी सी मैं करना चाहूंगा। मैडम ने जो बात कही कितनी वो महत्वपूर्ण बात है। आप करुणा के साथ व्यंग्य का सामंजस्य जो होता है वो बड़ी रचना में संभव है। तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मेरी उम्र ज्यादा हो गई, लेकिन मेरे कवि का उम्र बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि मैंने कम लिखा है। वह हासिल करना पड़ेगा, बड़े कवियों ने यह किया है। आप नामवर सिंह की किताब पढ़ेंगे, कविता के नए प्रतिमान, वहां पे उन्होंने एक चैप्टर ही इस पर लिखा है, करुणा और व्यंग। तो करुणा के साथ व्यंग जब आता है तो वो अधिक बेधक और मारक है। मैं मैम की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और यह मेरी असमर्थता है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा, और अगर अभ्यास करूंगा आगे, तो इस बात को कि करुणा के साथ व्यंग भी उसमें आ सके। यह विरोध, आपकी कविताएं बहुत खूबसूरत लगी। विरोध का सामंजस्य जो है वो बहुत एक जरूरी चीज है, मैं स्वीकार करता हूँ इसको। अलका जी, जी अलका जी। प्रतिमा, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। नमस्कार। प्रतिमा, डॉक्टर प्रतिमा सिंह। हाँ, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, चाहे बसना हो इनकी कविता, या इंद्रधनुषी हो, या जो अकाल का समय चल रहा था उस समय काली हांडी हो, या इंद्रधनुषी हो, या चारू केशी की तो बात ही क्या कहनी है। सब में मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लगा कि ये सारी कविताएं हम सबकी जिंदगी के साथ साथ चल रही हैं। और भुट्टा भुट्टा कितना मतलब हम लोग खाते हैं, वो फेंक देते हैं। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से उस भुट्टे को इतने लंबी कविता के रूप में कहा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो चारुकेशी कैंसर के मरीज हो, या बसना मुझे अरुण कमल जी की याद दिला दी, जो कक्षा 9 में हम लोग पढ़ाते हैं। उसकी याद दिला दी है ना। अरुण कमल जी लगभग ऐसे लिखे थे, उसमें थोड़ा सा व्यंग भी मुझे दिखता है। तो है, व्यंग का पुट है, ऐसी बात नहीं है कि व्यंग नहीं है। तो बहुत यथार्थ जीवी है। वो सर जो है चंद्र, हाँ, यथार्थ कवि इनको कहना चाहिए कि किस तरह से जीवंत बनाया है इन्होंने सारी कविताओं को। तो इसलिए मैं 2 पंक्तियों में बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। जी आर्या जी। जी धन्यवाद प्रवीण जी। मंच को नमन करते हुए आदरणीय चंद्र प्रसाद जी को मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी सभी कविताएं बहुत बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे, और स्त्री विशेष थी वो तो सभी लोग अच्छा, मतलब अच्छा ही है। इंद्रधनुष हुआ, मुझे वो जो फक्कड़पन था ना लास्ट वाला, कि शमशान से लाए कोयले से, उस पे भुट्टा से का मैं खा लेता हूँ, वो एक अलग ही बेलौस अंदाज की कविता लगी। पूरी पर्सनालिटी आपकी आपको पूरा सूट करती है, मुझे बहुत पसंद आई। जी जी, शुक्रिया। उसके शीर्षक को मैं याद रखूंगी, भुट्टा नाम से नहीं, औघड़ नाम से। थैंक यू सो मच। सुनना ही मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कोई से पहले कि अब हम, जी किरण जी। जी नमस्कार सर जी। चंदन जी से मेरा प्रश्न है, अच्छा लिखते हैं आप, मुझे ये बताएं कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, आप कैसे लिखते हैं? एक कवि से साक्षात्कार हो रहा है तो मैं ये जानना चाहती
बढ़िया सवाल आपने किया है मैम। तो आपकी कविता में जो संवेदनशीलता है, जी जी इसने हर श्रोता को प्रभावित किया और आप बहुत जगह अत्यंत सफल हैं। आप अपने आप को छोटा कवि बिल्कुल मत कहिए। वो और बात है कि हर कोई सरोज स्मृति नहीं लिख सकता, लेकिन आप अपनी कविता में, मैं एक पाठक हूँ और मेरी दृष्टि में आप पूरी तरह से सफल। बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर। जी जी। तो मैं थोड़ा मोटी चमड़ी का हूँ, इस लिहाज से कि अमूमन हर घटना मुझे उस तरह से प्रभावित नहीं कर पाती है, इसलिए मैंने कम लिखा है। लेकिन जब मैं प्रभावित होता हूँ तो ऐसा लगता है कि भीतर कोई बीज बो दिया गया हो। फिर उस बीज को मैं ढोता रहता हूँ और यह प्रक्रिया कभी कभी तक वर्षों चलते रहती है, कभी सायास और कभी अनायास। ऐसा नहीं है कि एक कोई नियत समय पर लिखना शुरू किया तो लिख करके खत्म कर दिया। हालांकि पिछले दिनों अरुण कमल जी से मेरे यहाँ पर मेरे पड़ोस में ही टिके हुए थे, मेरे मित्र हैं और बड़े हिंदी के वरिष्ठ और मेरे प्रियतम कवियों में से हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैं कम क्यों लिख पाता हूँ। तो एक सलाह उन्होंने यह दी कि थोड़ा लिखने का अभ्यास जो है नियमित रूप से करना चाहिए। आप उसमें कुछ लिख पाए या ना लिख पाए, तो अभी तक लेकिन मैं ऐसा करता आया, मैं इससे थोड़ा भिन्न अभी तक करता आया हूँ। वह जिस बीज की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जब वह अखवाने लगता है, उसकी आहटें सुनाई देती हैं, तभी मैं मजबूर होता हूँ उसको लिखने के लिए, अन्यथा मैं कवि ही बना रहता हूँ। मैं बहुत लंबे लंबे मतलब कई वर्षों तक कवि नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं इस बात को आजमाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बीज अंदर हो, अखबार रहे हों, उन बैठूंगा तो शायद उनकी आवाज मुझे सुनाई दे। तो अरुण कमल जी ने जो बात कही है वह बड़े कवि हैं और वो एक टिप्स के रूप में उसे मैं लेता हूँ, यह मैं करूँगा। लेकिन मेरी रचना प्रक्रिया अब तक यही रही है कि जब तक किसी भाव ने, किसी भावना ने मुझे बिल्कुल अभिभूत नहीं कर दिया, यानी मैं कविता को नहीं लिखता हूँ, कविता जब मुझे लिखना चाहे वो अगर लिख दे, ये सच्चे साहित्यकार तो ये रहा है। बहुत शुक्रिया सर। आपने अपनी कविता में पढ़ा भी था कि ताखे पर अखबार के नीचे रखी चीख, सारी के तह में रखी चीख। तो वो सारी चीखें जो है अब आपकी कविता में निकले, हमारे लिए बहुत बेहतर हो कि कई और कविताएं सुनने को मिलेंगी। जी मुक्ता जी। तो एक सूचना बस अंत में मैं देना चाहूंगा कि एक संग्रह मेरा कुछ दिन पहले आया था, मतलब वर्षों पहले जी, लेकिन किसी का ध्यान उस पर गया नहीं, पता नहीं वो कहाँ, वो उसी की एक कविता, मैंने नई कविताएं नहीं सुनाई आपको, उसी संग्रह की कविताएं मैंने सुनाई है। तो एक गांधी ने एक जगह लिखा है कि साम दाम दंड भेद के अलावा भी एक उपाय होता है जिसको कहा जाता है उपेक्षा। ये पांचवा उपाय, तो उसका मैं भुगत रहा, तो लोगों ने मान लिया कि मैं कवि नहीं हूँ, तो मैंने भी मान लिया कि कवि नहीं हूँ। तो होता है सर, ये तो जीवन है। मेरे गुरु हैं रविंद्र उपाध्याय जी, और वो भी आपकी तरह बहुत कम लिखते हैं, लेकिन बेहद अच्छा लिखते हैं। तो अच्छा लिखना ज्यादा जरूरी है, और बहुत अधिक लिखना बड़ा होने की भी निशानी नहीं है, लेकिन आप और अधिक लिखें, ये शुभकामना हम सबको। जी, हाँ, तो मैं यह कोशिश जरूर करूंगा। जी मुक्ता जी, ये मैं बता रहा था कि फिर कुछ लड़कों जो नए लड़के, उनकी नजर पता नहीं कैसे चली गई, तो उसमें से कुछ मुझसे मिलने के लिए दिल्ली से आए भी पटना, और फिर उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं की पहल पर ये इस महीने के आखिर में अनबाउंड स्क्रिप्ट कह के एक प्रकाशक है, ये राजकमल का सिस्टर कंसर्न है, अनबाउंड स्क्रिप्ट। वहां से यह किताब बारिश के पिंजरे में शीर्षक से इस महीने के आखिर तक प्रकाशित हो जाएगी। ये सूचना मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा रहेगी। बारिश के पिंजरे में जी अवश्य इसकी प्रतीक्षा है। चलिए मुक्ता जी, आप कुछ कह रही थी।
जी जी प्रवीण जी, सब लोगों ने सब कुछ कह दिया है और मैं सबकी बातों से एक साथ ही एग्री करती हूँ। मैं खाली इतना कहना चाहती हूँ कि आज माता जी होती हैं डॉक्टर अहिल्या मिश्रा, जो संस्था की संस्थापक है, और आपने कहा कि लोग चले जाते हैं तो शायद उनके साथ सारा कुछ चला जाता है। तो जी शायद जी मुझको सोचने पर ये बात मुझको मजबूर कर दिया है कि सच में सब कुछ चला जाता है क्या। और आपकी कविताएं, मैंने जो कविता कोश में जितनी कविताएं थी मैंने सारी पढ़ ली है। चलिए लगता है कि जो हमारे अंदर है और आपने कह दिया, हम बहुत बहुत नहीं कह शुक्रिया मैम। पाए और आपने कह दिया। जी बहुत शुक्रिया मैम। बहुत धन्यवाद सर जो आप आए। हम लोगों आपका का भी हर आभार। बार एक होता है कि हम किनको बुलाएं हम अपने मंच नहीं, पर। मैं तो अब आपके घर का हो गया हूँ ना। मैंने शुरू में कहा ना कि भाई आप लोगों ने मुझे हैदराबाद की नागरिकता प्रदान कर दी, तो अब जी कहीं से बुलाया हुआ मैं नहीं हूँ। आप ही के यहाँ से वो पीछा छोड़ने वाला वो नहीं हूँ। बहुत बड़ी संतुष्टि है कि आप आए और ठीक आपने है। हम सब लोगों को इतनी अच्छी सी कविताएं सुनाए और जी हम जी जुड़ गए, आप जुड़ जी गए हमसे। तो जी जी बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, हम बहुत। सब लाभान्वित हुए सर। जी बहुत शुक्रिया। मुक्ता जी की बात सुन के मुझे अपना एक शेर याद आया। बहुत पहले मैंने लिखा था, दिल के जज्बात कभी अपनी भी जुबां से कहिए, कब तक रहेंगे फैजो फराज नामवर तुम्हारे। तो क्या आज बहुत अच्छा। आज हमारे जज्बात के नामा पर आप रहे, आपने वो सारी चीजें कह दी। बहुत बहुत अच्छा लगा। और अब अवधेश जी आपके हवाले, और फिर हम प्रथम सत्र समाप्त करें। 2-3 बातें कहना चाहूँगा। चंदन सिंह जी ने जहाँ से शुरुआत की और जो पहली कविता इन्होंने पढ़ी, तो मैं भी 13 साल पीछे चला गया और मैं भी उससे रिलेट करने लगा कि मैं जब पहली बार हैदराबाद गया था और वहाँ बसने की जद्दोजहद थी, तो ये कादम्बिनी क्लब ही था जिसने मुझे सहारा दिया। और तब मुझे लगा ये हैदराबाद शहर अब मेरे लिए अनजाना नहीं रहा। और हैदराबाद छोड़े हुए मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं फिजिकली, लेकिन आज तक मैं हैदराबाद से प्रतिदिन जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ चंदन सिंह जी को कि कादम्बिनी क्लब से जुड़ने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा जी कि आपने पटना छोड़ा नहीं है, जी जी आप एक नए पटना शहर में आ गए हैं। जी बहुत अच्छा। यहाँ के लोग आपने अभी तक देखा होगा 1.5 घंटे के कार्यक्रम में, 1 घंटे के, इतने लोग सहृदय हैं कि आपको ये बड़ा परिवार लगेगा जी। और आपको ये महसूस होगा कि आप अपने परिवार के बीच में ही हैं। जी जी ये शहर आपको अपना ही लगेगा। जी जी बिल्कुल। जो मैंने महसूस किया जी 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 वो मैं रिलेट कर रहा हूँ आप। और आपकी पहली कविता जो आपने बसना, तो मुझे याद आया कि जिन अरुण कमल जी की आप चर्चा कर रहे थे, उनकी भी एक कविता है नए इलाके में। जी 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 वहाँ भी कुछ ऐसी ही बातें हैं कि नए इलाके में आदमी अपना घर ही भूल जाता है। जी जी याद ही नहीं रहता, कुछ इस तरह के वहाँ बसावट हो जाते हैं। जी जी क्योंकि मैं भी महानगर में रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नए बसावटें कैसे होती हैं और देखते देखते खेत महानगर में तब्दील हो जाता है। जी जी मैं देख रहा हूँ यहाँ। आपने विभिन्न तेवरों की कविताएं सुनाई। आप अपने को बहुत कमतर आंक रहे हैं। जैसा अभी एक किसी ने कहा कि आप अपने को कभी मान ही नहीं रहे हैं कि मैं अभी तक कवि हुआ हूँ। ऐसे कई लोग हुए हैं हिंदी साहित्य में जी जी जिन्होंने मात्र 3-4 किताबें लिखी और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया और वो महान कवि की गिनती में आ गए। जी जी आप यदि धूमिल को देखेंगे तो उनकी ज्यादा किताबें नहीं हैं। जी हाँ जी जी ठीक है, लेकिन उनको मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
तो इसलिए आप अपने को कम ना आंकिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी और जी आपने जो एक और बात कही कि साहब कविताएं मैं नहीं लिखता, कविताएं मुझसे लिखवा लेती हैं। जी जी और आपने उस बीज की बात की, जो बीज आपके अंदर रहता है, ये बात तो केदारनाथ सिंह ने भी कही थी। जी वो जी अंदर पकता रहता है। जी 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 वो 6 महीने में निकलेगा कि साल भर में निकलेगा कि 5 साल में निकलेगा, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है। और जितने लोगों ने अपनी टिप्पणियां दी या आपसे प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासाएं की, उनसे भी बहुत कुछ बात निकल के आई। जी जी मैं ये अपेक्षा कर रहा था, चूंकि आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं, जी जी तो शायद कुछ ऐसी कविताएं भी सुनने को मिलेंगी जिनमें कुछ संगीत में लय होगा या कुछ इस तरह की बातें होंगी। जी जी लेकिन वो हम लोग अगली बार सुन लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और मैं प्रवीण जी को और परोक्ष रूप से अरुण कमल जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपको उन्होंने खोज निकाला हैदराबाद में। और ये कादम्बनी क्लब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इस मंच से जुड़े रहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं तो आप लोगों से मिलके मुझे ऐसा लग रहा है जी जैसे ससुराल में मायके वालों से मुलाकात हो गई है। नहीं, जब एक दो बार और आप जब आएंगे ना इस मंच पे, जी जी हाँ हाँ जी तो जी आपको लगेगा कि मैं घर में ही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत संबल है इससे, मतलब यहाँ अब आप देखिए कि मैं 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। जी जी सुबह भी प्रवीण जी से बात हुई और लगा कि आज कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाऊंगा। जी 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 मैंने कहा कि मैं दवा खा रहा हूँ, जी जी यदि संभव हुआ तो मैं किसी न किसी रूप में जुड़ने की कोशिश करूंगा। जी और जी मुझे वो दिन याद है, प्रवीण जी और आशा जी ने भी देखा, मीना जी ने भी देखा, जब हमारी बड़ी बहन अहिल्या जी, हम लोगों को मालूम नहीं था कि वो चली जाएंगी इतना जल्दी। मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले, जाने के कुछ ही दिन पहले, और बिस्तर पर लेटे लेटे वो 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो मंच पे आई जरूर। जी हाँ 3 दिन पहले, यस 3 दिन पहले। और वो चित्र मैंने संभाल कर रख लिया है जी जी कि वो कैसे लेटी हुई हैं और मंच से जुड़ी हुई हैं। जी जी तो न चाहते हुए भी मैंने कहा कि चाहे जितनी दवा खानी पड़े, चाहे जैसे भी हो, मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने प्रवीण जी से कहा था कि थोड़ी देर के लिए भी मैं अवश्य जुड़ूंगा। जी जी तो ये कादम्बनी क्लब का एक रिश्ता है, एक आप कह सकते हैं ये मोह है। जी जी या ही आप कह लीजिए ये माया का बंधन है। एक बार जुड़ जाने के बाद फिर आप इससे निकल नहीं पाएंगे। ये जो जीव है ना, वो माया में बंध जाएगा। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सबको। ये कार्यक्रम बहुत ही आज सफल रहा, इसी तरह से जुड़े रहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप लोगों का। बहुत धन्यवाद सर। और मीना जी, अब आपके हवाले।